जय श्री राम। दोस्तों, नवग्रहों का अलग अलग भावों में बैठने पर हमारे जीवन पर असर पड़ता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ग्रहों से कुछ एक निश्चित भाव की दूरी का फलित कैसे किया जाता है और उसकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है, आज हम इस बारे में जानेंगे। और इसके बारे में बताने के लिए मैं सूर्य से आरंभ करूंगा कि सूर्य से सातवां भाव क्यों महत्वपूर्ण है और फलित में ये कैसे आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बड़ा मज़ा आएगा आपको इस यात्रा में अगले 10-15 मिनट में, जिसमें मैं बताऊंगा कि सूर्य से सातवें घर को क्यों देखना चाहिए, उसका आधार क्या है और उससे फलित क्या निकाला जा सकता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आगे बढ़ें उससे पहले ये जान लेते हैं इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए, दशमांश पर एक हमारी सीरीज़ बन रही है, उसमें 1-2 वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं। उसी से जुड़ा एक सूत्र आपको बताना था, लेकिन जब वो सूत्र के बारे में हम कंटेंट बनाने लगे तो टीम ने कहा कि सर ये आपने समझाया नहीं है, मतलब बेसिक इसका नहीं पता है लोगों को, तो पहले आधार बता दीजिए फिर उस नियम को लगाना सिखाते हैं। तो इस वजह से इस विषय पर वीडियो बना। विषय पर आते हैं। सूर्य से सातवां घर। सूर्य ही क्यों? हम सब जानते हैं सूर्य ऊर्जा का कारक ग्रह है। सूर्य लाइट को इंडिकेट करता है। चाहे किसी को ज्योतिष आती हो या नहीं आती हो, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्तोत्र है, ये बात जानते हैं हम। फिर ये कहा जाता है कि सूर्य में गर्मी बहुत है और वो हीट को इंडिकेट करता है, एनर्जी को इंडिकेट करता है। इस वजह से सूर्य किसी भी भाव में, जिस भी भाव में बैठता है, हम ये कहते हैं कि इस भाव से व्यक्ति को वो अलग कर देगा, अलगाव कर देगा। वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है, वहाँ रिश्तों में गर्मी आ जाएगी, आपस में तनाव रहने लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बात बिल्कुल सही है। पर उसके साथ ये भी बात सही है कि प्रकाश चीज़ों को लाइमलाइट में लाता है। प्रकाश से हमें क्या कहूँ, एक वो लाइन होती है ना, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने के लिए प्रकाश ही काम आता है। तो उस आधार पर देखें तो सूर्य तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। अब एक छोटा सा सवाल मेरा है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि सूर्य जिस नक्षत्र में या राशि में बैठा हो कुंडली में, क्या उस राशि या नक्षत्र को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? मतलब अगर किसी राशि में सूर्य विराजित है, क्या उसके पीछे पड़ने वाले राशि या नक्षत्र जहाँ भी वो विचरण करता प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है हमें कि उस राशि में है या उस भाव में, क्या हम उस राशि को देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पुंज उसके पीछे के सारे क्षेत्र को वॉश आउट कर देता है। जैसे एक सामने लाइट का अगर बड़ा स्तोत्र है, वो जल रहा हो तो उसके पीछे की चीज़ें छुप जाती हैं। आजकल लोग रात को विवाह करते हैं, शाम को इवेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें होता यह है कि जो गंदगी होती है, जो बुरी चीज़ें होती है, वो छिपा ली जाती है और रोशनी वहीं डाली जाती है जो चीज़ें सुंदर हो, दिखाई जा सकती हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि सूर्य के पीछे बैकग्राउंड में क्या है वो विजिबल नहीं होगा। ये बात स्वाभाविक सी है, कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी पता लग जाएगा। और अब मैं इसको एक लाइन और आगे बढ़ाऊं कि अगर कोई सूर्य जहां बैठा है उससे सातवां घर यानी उससे 180 अंश दूरी पर आप देखेंगे, तो वहां पर सूर्य की रोशनी की वजह से वो पूरी राशि, वो नक्षत्र, वो भाव प्रकाशमान हो जाएगा। फोटोग्राफी का एक प्रिंसिपल है कि अगर कोई लाइट का सोर्स आपके आगे है और तब आप फोटोग्राफ लेते हैं तो चेहरा खिल के आता है, और अगर प्रकाश का कोई स्रोत पीछे है और तब आप इसको मतलब फोटोग्राफ लेते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति डल नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, दिखता भी नहीं है। तो इसका अर्थ है कि सूर्य जहाँ बैठा है उससे जो सातवां घर होगा, वहाँ जो राशि पड़ी, वहाँ जो नक्षत्र आया, वहाँ जो भाव आया, वो प्रकाशमान हो गया, वो दृश्यमान हो गया, लोगों को दिखने लगा। अब
इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि आपकी पत्रिका में जहाँ भी सूर्य विराजित है उससे 7वें घर पर देखिए कौन सा भाव है, वो भाव आपके जीवन में प्रकाशमान हो जाएगा। लोग उसके बारे में जानेंगे कि अरे ये व्यक्ति की पहचान में वो भाव का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपोजर मिलेगा, लाइमलाइट में आएंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक पॉजिटिव साइड है सूर्य से 7वें घर की। यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि केवल भाव नहीं, वहाँ पे जो नक्षत्र भी आता है, मान लीजिए कोई आपकी कुंडली में सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र में 5 डिग्री पर बैठा है, तो उससे 7वें घर में तुला राशि आएगी और वहाँ पर 5 डिग्री पर चित्रा नक्षत्र आएगा। तो हम कहेंगे चित्रा नक्षत्र पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चित्रा नक्षत्र के भी जो गुण धर्म हैं वो व्यक्ति के क्या कहूँ, ख्याति में, उसके नाम में काम आएंगे। इसको किसी और वीडियो में बनाएंगे क्योंकि यहाँ ये बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम भाव पर ही फोकस करते हैं। और राशि के लिए भी इसी तरह कहा जाता है कि जिस राशि से 7वें घर में सूर्य हो उस राशि को भी लाभ मिलता है, एक्सपोजर मिलने के चांसेस होते हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आप अपनी पत्रिका खोल के लगाएंगे तो पता भी लग जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर आपके मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य है तो वो 11वें घर से 7वां है, मतलब 5वें घर से गिनेंगे तो 7वें घर में 11वां भाव आएगा। हम कहेंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम की वजह से, आपके कार्यशैली की वजह से, आपके काम में उन्नति की वजह से लोग आपको जानेंगे, आपके बड़े भाई की वजह से आपको जानेंगे। इसी प्रकार अलग अलग भावों में सूर्य जाएगा तो उसे 7वें भाव को देखिए और उस भाव को प्रकाशमान कर दीजिए। अब ये तो है अच्छी बात, क्या बस फिर और यहीं पर ख़त्म कंटेंट? इसको हम बता देते हैं कि सूर्य से 7वां घर देखो, वहाँ से आपको ख्याति मिलेगी। अब एक दो लाइनें आती हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, सुना होगा आपने, या यूँ कहूँ कि लाइमलाइट में प्रत्येक चीज़ का आना भी अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है, राइट, मान लेते हैं शर्ट के 2-3 बटन टूटे हुए हैं और मैंने उसको इस कपड़े से ढक लिया। वैसे ऐसा है नहीं, पर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि मैंने इस कपड़े से उसको ढक लिया। तो ये ढकने के कारण इस शर्ट की वैल्यू बढ़ गई। और अगर ये नहीं ढकता मैं इसको, अगर ये एक्सपोजर में रहता, अगर ये लाइट में रहता, तो इसकी और मेरी दोनों की वैल्यू कम हो जाती। मेरी बात समझ में आ रही है कि हर चीज़ प्रकाश में आना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि भजन, भोग और भोजन, ये सभी चीज़ें छिपकर करनी चाहिए। ये लाइमलाइट में आके नहीं करनी चाहिए। जो वो फोटोग्राफर शादी वगैरह में या किसी आयोजन में जब खाना खा रहे होते हैं उसके पास से एक बार कैमरा लेके जाता है, आपके पास से कभी लेके गया हो तो आपको पता होगा, एक थोड़ा संकुचित हो जाता है व्यक्तित्व कि अरे यार ये क्यों मेरी प्लेट पर ही क्यों फोकस कर रहा है, और कहीं कर ले भाई, खाने दे आराम से, राइट। ये हमने धीरे धीरे सीखा। सो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर एक्सपोजर पसंद नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे नहीं दिखे तो अच्छा है। इसी प्रकार यदि कोई गरीब है, किसी के घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है और वो उस चीज़ को नहीं बता रहा है, छिपा के रख रहा है, और वहाँ पर अगर समाज की लाइट पड़ जाती है, वो चीज़ प्रकाशित हो जाती है, लोगों को पता लग जाता है कि अरे भाई इसके पास तो कुछ नहीं है, तो बुरा है। आजकल तो मार्केट ही गुडविल की है ना, कि भाई अगर व्यक्ति के पास हो या ना हो, ब्रांड बना दो, ये दिखाओ कि उसे बहुत आता है, बहुत उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो फिर लोगों में हवा बना रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर छिपाव आ जाता है। अगर वहाँ पर वो सच्चाई दिखा दी जाए, प्रकाशित कर दिया जाए, तो वो तो चीज़ पोल खुल जाएगी। तो सूर्य से 7वां घर ये नहीं कह रहा कि वो घर बली हो गया, वो ये कह रहा है कि भैया इस घर के बारे में लोग जान जाएंगे, इसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि हाँ लोग जाने उस घर के बारे में, पर तब जाने जब वो घर मध्यम बली हो, कम से कम मध्यम बली हो। बली हो तो बहुत ही बढ़िया है। एक घर अगर अच्छा बैठा है, एक घर का मालिक अच्छा है, उस घर में शुभ ग्रह बैठे हैं, तब अगर उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि आ रही है तो क्या कहने, बहुत बढ़िया। ये तो एक अच्छी चीज़ लाइमलाइट में आ रही है। आप दिखाना भी चाहते हैं दुनिया को कि मेरे में ये गुण है, आओ देखो, और वो गुण दुनिया देख रही है। लेकिन अगर वो घर कमज़ोर है, उस घर में पाप ग्रह हैं या आप में वो अवगुण हैं, और फिर दुनिया को पता लग जाए कि अरे इसमें तो ये अवगुण है, तो फिर ये बड़ा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से कुंडली में आपने क्या करना है, कुंडली आई आपके पास,
सूर्य को देखा कहाँ बैठा है, उससे 7वें घर पर गए। 7वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हो, अगर कोई ग्रह बैठा हो राहु केतु को छोड़कर, तो आप उस ग्रह की तारीफ के पुलिंदे बांध दीजिए कि अरे वाह क्या बैठा है। अगर अच्छे घर का स्वामी है तो बहुत बढ़िया है, और अगर बुरे घर का स्वामी है तो ज़्यादा बली हो जाएगा। उस पर कभी आगे बात करेंगे, अभी ग्रह को भी हटाते हैं, अभी भाव पर ही फोकस करते हैं। अब अगर वो भाव आपने देखा, उसमें देखा उस घर का स्वामी तो बढ़िया बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ है, वक्री है, ऐसा कुछ भी है, तो आप बोलिए कि इस घर का भाई साहब आपको बड़ा फ़ायदा होगा, दुनिया के बीच में आपका नाम बनेगा, आप इस घर को एडवांटेज मिल रही है। और वही अगर उस घर का स्वामी कमज़ोर है, पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो आप ये बोलिए इस घर की खामियां दुनिया को पता लग जाएगी। आप छुपा नहीं पाओगे इस चीज़ को, ये चीज़ दुनिया के सामने आएगी, पता लगेगा कि आप ये गड़बड़ कर रहे हो या आपके पास ये चीज़ नहीं है। तो सूर्य से 7वें घर पर दृष्टि डालते वक्त इस चीज़ को ज़रूर देखें कि भाई वो घर बली है या कमज़ोर, और इस बल कमज़ोरी में सूर्य की दृष्टि को मत इंक्लूड कीजिएगा। अब मान लीजिए कोई कहे अरे सूर्य क्रूर ग्रह है, देख रहा है पीड़ित तो हो ही गया, पीड़ित वो सूर्य को छोड़ दीजिए, सूर्य क्रूर ग्रह है, उसकी दृष्टि को अच्छा माना गया, उसको नहीं आप छेड़िए। आप ध्यान दीजिए बाकी तरह से वो घर पीड़ित या बली हो रहा है कि नहीं। अभी मेरे ख्याल से आपके सामने एक पत्रिका आ गई होगी, इस पत्रिका पे ध्यान दीजिएगा। ये 3 सितंबर 1961 की कुंडली है, 9:35 रात के, लखनऊ उत्तर प्रदेश का जन्म। इस जातक की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य है। देखने को बहुत कुछ देखा जा सकता है, लग्न छठे में है, छठे के स्वामी के साथ है, पंचम भाव में पंचमी सूर्य बैठा है, राहु केतु एक्सेस में है, चौथे भाव में दिग्बली शुक्र बैठा है जलीय राशि में, गुरु नीच का है, वक्री है, और दशमेश दशम भाव में है। पर हम इन सब चीज़ों के बारे में अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस रहेगा सूर्य से सप्तम भाव पर। जब हम सूर्य से सप्तम भाव को देखते हैं तो पहले तो हमें ये दिखा कि सूर्य बेचारा स्वयं ही राहु केतु एक्सेस की वजह से कमज़ोर होता प्रतीत हो रहा है। मैं ये शब्द प्रतीत हो रहा है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सूर्य और राहु में डिग्री का अंतर है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। 3 डिग्री का राहु है और वो भी वक्री रहता है तो वो पीछे और जाएगा। सूर्य यहाँ पे 17 डिग्री का है, तो उस राहु के प्रभाव से एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर तो है, और ऊपर से स्वराशि का है। सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर आई। अब लगा कि क्या मैं इसे कह दूं कि तुम्हारे 11वें भाव की वजह से दुनिया तुम्हें जानेगी। 11वें भाव से बड़े भाई को देखते हैं, तुम्हारे कर्मों के प्रति जो कर्मों से जो ख्याति प्राप्त होती है उसको देखते हैं, तुम्हारे इनकम को देखते हैं। ये बात कहने के लिए मुझे इसके दशम आधिपति पर जाना होगा, देखना पड़ेगा दशम आधिपति किस स्थिति में। जब मैं दशम आधिपति को देखता हूँ तो वो मुझे नज़र आता है कि वो अपनी ही राशि में विराजित है, और वहाँ पर वो वक्री बैठा है। शनि इस कुंडली में मकर राशि में है, उसके साथ बृहस्पति जैसा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह विराजित है, उसके ऊपर शुक्र जैसे एक नैसर्गिक शुभ ग्रह की, जो कि दिग्बली भी है, की दृष्टि आ रही है। और इतना ही नहीं, जब आप डिटेलिंग में जाएंगे देखेंगे कि ये शनि जो है ये वर्गोत्तम भी है, जिस आधार पर इसको और बल मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अब यहाँ पर 11वें भाव को भी बल प्राप्त हुआ, फिर ऊपर से सूर्य की दृष्टि आई, तो आप बोलिए साहब आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपके बड़े भाई साहब, आपके कर्मों का जो ख्याति है वो उसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, आपकी पोजीशन की वजह से आपको जानेंगे। ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही जाएगी। जातक के साथ हुआ भी ऐसा ही। जातक एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, इसकी कार्यशैली को लोग बहुत पसंद करते हैं। कहने का अर्थ है कुछ लोग होता है जो पैसे के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, कुछ होता है लोगों से जुड़ाव के लिए जाना, तो ये लोगों से जुड़ाव के लिए जाने वाले हैं। और यहाँ पर और भी कई सारे योग हैं, नवमेश दशमेश की युति है, मैंने जैसे कहा कि देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सूर्य से 7वां भाव और आपको उसके लिए ख्याति मिलना, इसको आप इस तरह देख सकते हैं। एक और पत्रिका लेते हैं और यही सूर्य की 7वीं दृष्टि पर ही फोकस करेंगे कि सूर्य की 7वीं दृष्टि क्या हमेशा अच्छी होती है। तो भाई ये पत्रिका है अब आपके सामने, 23 मार्च 1983 शाम 5:17 और दिल्ली का जन्म है। इनका सूर्य अष्टम भाव में मीन राशि का विराजित है, सिंह लगन की पत्रिका है, चंद्र राहु लाभ भाव में विराजित है, शनि सप्तमेश होके उच्च हैं पर वक्री भी हैं, कुंडली का संतान भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, केतु पंचम में है, वगैरह वगैरह। और सूर्य बुध मंगल की युति अष्टम भाव में। अब ऐसी स्थिति में
ये सूर्य मेरे धन भाव को देख रहा है। तो एक सिंपल सी लाइन है कि आपके परिवार, आपके धन, आपके वाणी के कारण दुनिया आपको पहचानेगी, दुनिया आपको जानेगी कि आप क्या हैं, ऐसा कहा जाएगा। बात वही आई, क्या वाणी अच्छी होने के कारण जानेंगे, क्या परिवार अच्छा होने के कारण जानेंगे, क्या पैसा ज़्यादा होने के कारण जानेंगे, या इसका उल्टा है, गरीब होने के कारण जानेंगे, परिवार में तनाव के कारण जानेंगे, या क्या कहते हैं, गलत बात कहना, कटु वाक्य बोलना, या बदतमीज़ी से बात करने के लिए दुनिया आपको जानेगी। वाणी तो दोनों जगह पे है, कुटुंब दोनों जगह पे है, धन दोनों जगह पे। अब इसको डिसाइड कैसे करें? आते हैं धन भाव के स्वामी को देखते हैं, धन भाव को देखते हैं। जब हम धन भाव को देखते हैं तो हमें नजर आता है धन भाव का अधिपति अष्टम भाव में नीच का विराजित है। बुध को लग्न में दिग्बल मिलता है, वो दिग्बल से कोसों दूर है। उसके साथ दो नैसर्गिक क्रूर ग्रह विराजित है, हालांकि दोनों त्रिकोणाधिपति हैं, सूर्य मंगल, उनका फायदा है, सूर्य मंगल का फायदा है इसमें, लेकिन बुध जो कि सेकंड लॉर्ड है उसका कोई खास यहाँ पर फायदा नहीं है। बुध वाणी का कारक भी होता है, आप ये जानते होंगे, और अगर वाणी का कारक सूर्य मंगल जैसे दो प्रतापी ग्रहों के साथ बैठ जाए तो आपकी वाणी तेज लिए हुए होती है, यानी कि आप एग्रेसिव बोलते हैं, आप दबंगई से बोलते हैं, इसके योग बनते हैं। और जब परिवार का स्वामी भी सूर्य मंगल जैसे दो ग्रहों से प्रभावित हो रहा हो जो कि इस कुंडली में है, तो हम कहेंगे परिवार में भी गुस्सा, आवेश, क्रोध, इसकी प्रचुर मात्रा रहेगी। ये बहुत ज़्यादा आपके परिवार में देखने को मिलेगा। जिस जातक की ये कुंडली है, पारिवारिक पृष्ठभूमि दबंग राजनीतिज्ञ की है, सुनना समझना परिवार में वो मतलब बड़े क्या बोलते हैं, गाँव में जो थोड़ा एग्रेसिव जो लोग होते हैं उस तरह का परिवार, जातक में भी वही गुणधर्म, हालांकि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, भाग्य ने साथ दिया, बड़े घर में पैदा हुआ है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, वो सारी चीज़ें अपनी अच्छी जगह पे है, लेकिन वाणी और परिवार के कारण लोग इसको जानते हैं। और परिवार की किस तरह की पृष्ठभूमि के कारण जानते हैं वो आप समझ ही गए होंगे बुध की स्थिति को देखते हुए। तो यहाँ पर भी सूर्य ने तो अपना काम किया, लाइमलाइट में लाए, लेकिन वो लाइमलाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव वो आपको देखना होगा। सूर्य जब दशम भाव में होता है तो फोर्थ हाउस को देखता है। अगर फोर्थ हाउस स्ट्रांग है तो हम कहते हैं परिवार की या जो आपके एसेट्स है, आपके एसेट क्रिएशन में हेल्प करेगा, आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन के कारण आपको दुनिया जानेगी। आप तो इस तरह से इसको देखा जाता है। आशा करता हूँ जितना मैंने अभी बताया वो आप समझ पा रहे होंगे और इसको आप लगाएंगे। मैं आपको एक बर्ड डिटेल बता के जा रहा हूँ, आप इसको देखिए और मुझे बताइए क्या इसमें सूर्य जिस भी भाव को देख रहा है उसका लाभ करेगा या नुकसान करेगा, उसको फ़ायदा पहुंचाएगा या कमी करेगा। तारीख है 17 अगस्त 1983, समय है 13:35 और जन्म स्थान है कोयम्बटूर। आप इस कुंडली को देखिए और बताइएगा कि सूर्य की दृष्टि इस पत्रिका में लाभ देगी या उसकी दृष्टि की वजह से जातक को परेशान होना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब इसी नियम को हम दशमांश में आगे लेके चलेंगे कि कैसे D10 तक इस नियम को हमें आगे कन्वे करना है या उसको अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छा काम करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो अच्छा लगा, ऐसे और ज्योतिष के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और छोटी बात, वैसे मुझे कहते हुए थोड़ी सी लज्जा आती है लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लाइव की नोटिफिकेशन नहीं आती है। मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब का अगर वो बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन आप कर देते हैं तो आपके पास ज़रूर आनी चाहिए वो, ठीक है। एक और मेरी बात हुई थी किसी क्या बोलते हैं टेक्निकल बंदे से, मैंने कहा उसके बावजूद ना आए ऐसा कब हो सकता है, तो बोले कि सर अगर आपने यूट्यूब की नोटिफिकेशन बंद कर रखी है तो किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाएगी। थोड़ा टेक्निकल मामला है, शायद आप समझ गए होंगे। अगर वो आप देख लीजिएगा, जिनको परेशानी है वो अपने खुद कर लें, कि अपनी संतान से करवा लें या जिनसे भी करवाना है करवा सकते हैं, तो शायद उससे आसानी रहे। मिलते हैं अगली बार। आज तो वैष्णो देवी जा रहा हूँ। जय माता की आप सभी को, और भगवान ने चाहा जल्दी D10 के ऊपर दोबारा मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।
क्या पूर्णिमा के दिन पैदा होने के भी कुछ दोष हैं जो कुंडली को खराब करते हैं? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।